हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रताप शर्मा और आप सभी के एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को अगले वीडियो में निमोनिया पढ़ाए थे आप लोगों को, और आज का जो टॉपिक है, जो आज का जो क्वेश्चन है वो है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप लोग बोलते हैं क्षय रोग, जिसको तपेदिक या तो फिर इसी को बोलते हैं टीबी। तो आपका जो सवाल एग्जाम में रहेगा वो सवाल इस तरह से रहेगा कि क्षय रोग क्या है, इसके कॉजल ऑर्गेनिक मतलब जिस जीव के द्वारा बीमारी होती है जिसको पैथोजन बोलते हैं। तो बोले क्या कि क्षय रोग क्या है, इसके कारक, इनके लक्षण, संचरण और इनके रोकथाम को बताइए। इस तरह सवाल रहेगा आपका, ठीक है। तो आपका सवाल आपको हम बता दें कि आपका इसमें सवाल इस तरह से रहेगा कि क्षय रोग क्या है, इसके कारक, इसके लक्षण, इनके जो संचरण जिसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, और फिर इनके जो प्रिवेंशन जिसको बोलते हैं रोकथाम, तो इनके रोकथाम को बताइए। इस तरह सवाल रहेगा। तो सबसे पहले जो है जो हम आपको बता रहे हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस। तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले इनके इतिहास के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि पहले होता क्या है, ठीक है। चलिए, ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस, चलिए ध्यान दीजिए। पहले क्या बोले क्या कि ट्यूबरकुलोसिस इसी को कहा जाता है हिंदी में क्षय, इसी को तपेदिक, इसी का नाम है क्षय रोग, इसी को तपेदिक बोलते हैं, इसी को ट्यूबरकुलोसिस, शॉर्ट में इनको टीबी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको हम इनका जो इतिहास है वो चीज को सबसे पहले आपके सामने पेश करते हैं। ये जो टीबी है, ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको क्षय रोग बोल रहे हैं, इनका जो पता, इनके बारे में जो पता चला कि ट्यूबरकुलोसिस जो सबसे पहले जो यहां पर आया, जब इनके बारे में पता चला वह 24 मार्च 1882 ईस्वी को, और इनके बारे में जो पता किया वो था रॉबर्ट कोच। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये हो गया कि टीबी का जो खोज क्या था, मतलब डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब क्या टीबी का जो खोज क्या था वो कौन था, तो रॉबर्ट कोच था, समझे ना। रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 ईस्वी को ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाया था कि ये टीबी जो है, उनके बारे में जो सबसे पहले जो पता लगाया, उनके बारे में जो बताया, उनका जो डिस्कवर्ड किया वो कौन किया था, तो बोले रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 ईस्वी को इनके बारे में बताया, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, ठीक है। आपको हम बता दें, बोले कि ट्यूबरकुलोसिस जो है, इनका जो खोज किया था वो किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने कब किया था, तो 24 मार्च 1882 ईस्वी को। अब जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब बीमारी आ गया तो इनके लिए बहुत सारे, और ये जब ये प्रारंभ में जब ये आया ये बीमारी, तो ये बहुत ही खतरनाक था। मतलब जिस आदमी को ये ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो उनकी मौत पक्की थी, मतलब वो मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में इनका दवाई नहीं था, दवाई नहीं मिला था, नहीं बना था, तो बहुत ही खतरनाक हो गया था कि जिनको हो गया वो मर जाता था, ठीक है। चलिए, अब जो यहाँ पर बता रहे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जब इतना खतरनाक साबित हो गया तो पूरा साइंटिस्ट में, जिस तरह सभी से कोरोना के टाइम में सभी साइंटिस्ट के बीच में हड़कंप मचा हुआ है, ठीक उसी तरह उस टाइम में वहां भी हड़कंप मचा हुआ था, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारे मुशक्कत किए, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट में इन्वॉल्व हुए, फिर जाकर
दो वैज्ञानिक मिले, उन्होंने 1908 से लेकर 1921 ईस्वी तक उन्होंने इन पर जो है ये जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस पर जो उन्होंने इन पे इनका ट्यूबरक्लोसिस जो है इन पे बहुत सारे इनके ऊपर रिसर्च किया और 1908 से लेकर 1921 के बीच में दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इनके वैक्सीन का खोज किया। वो दो वैज्ञानिक था, सबसे पहला जो था अल्बर्ट कैलमेट, पहला वैज्ञानिक था अल्बर्ट कैलमेट और दूसरा था कैमिली ग्यूरिन। ध्यान दीजिएगा, दो साइंटिस्ट थे, पहला था अल्बर्ट कैलमेट और दूसरा था कैमिली ग्यूरिन। ये दो वैज्ञानिकों ने 1908 से लेकर 1921 ईस्वी के बीच में इन्होंने जो है वैक्सीन का खोज किया, जिसको आप टीका बोलते हैं। इन्होंने उस टीका का खोज किया और टीका का खोज होने के बाद उसी टीका का नाम जो रखा गया बीसीजी। बीसीजी ध्यान दीजिएगा, ये जो बी है वो उस समय में जो था ये जो बैक्टीरिया था, तो ये बेसिलस जो है बेसिलस समूह के ये बैक्टीरिया थे। वो आपको हम बता रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस जो एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो हम आगे भी बताएंगे आप लोगों को। तो वो टीबी जो है ये जो क्षय रोग जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, उसी बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरिया जो है वो बेसिलस समूह से गुजरते हैं। तो उनको जो है ये जो यहाँ पर आपको बोले बीसीजी, तो यहाँ पर उस टाइम में बेसिलस के आधार पर उन्होंने सोचा था, तो इनका नाम बेसिल रखा, बेसिल। 80 का मतलब कलमेट और ये जी मतलब हो गया ग्यूरिन। साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है बीसीजी, है ना। तो आपको बता दें ट्यूबरक्लोसिस का जो वैक्सीन जो बना, वो जो वैक्सीन बनके जो तैयार हुआ उस वैक्सीन का नाम रखा गया बीसीजी। इसी को बोलते हैं बेसिल कलमेट ग्यूरिन, इसी को बोलते हैं बेसिल कलमेट ग्यूरिन, इसी को बेसिल कलमेट ग्यूरिन। यही है वो टीका, है ना, वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस का जो वैक्सीन है वो यही है। और इनका खोज दो साइंटिस्ट ने मिलकर इन्होंने तैयार किया, उसका नाम है अल्बर्ट कैलमेट और दूसरा है कैमिली ग्यूरिन। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर जो है बीसीजी का जो है खोज किया और उनके बाद बीसीजी बनाया उन्होंने मिलकर, उन्होंने उनको तैयार किया और जो है ये उनके लिए उनको समय लग गया, पूरे 13 वर्ष लग गया उनको केवल इनको बनाने में। जरा सोचिए 24 मार्च 1882 ईस्वी को इसके बारे में पता चल गया कि टीबी रोग है। उनका वैक्सीन बनने में टाइम देखिए कि कहां से कहां लग गया, उनको खोज पूर्ण रूप से खोज होने में 1921 ईस्वी लग गया, 1921 हो गया। 1882 आप देख लीजिए और 1921, उनमें भी दो वैज्ञानिक ने मिलकर उन पे काम अगर रिसर्च शुरू किया 1908 में और उनको सफलता प्राप्त हुई 13 वर्ष के बाद, मतलब 1921 को उनको पूरा क्लियर खोज किया। और बीसीजी और ये बीसीजी को जो है बचपन में जो है जिस तरह से पोलियो का हम लोगों को टीका लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जब बच्चे जन्म लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में, तो उस टाइम में शिशु को जो है बीसीजी का टीका लगवा दिया जाता है ताकि बड़े होने के बाद जो है उनको टीबी नाम का बीमारी ना हो। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस जो इनका पूरा इतिहास आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब जो हम आपके सामने अब रख रहे हैं कि सबसे पहले ये टीबी होता क्या है, फिर उनके बाद जो है इनसे हमारे शरीर का कौन सा भाग इफेक्टेड होते हैं, वो सारा चीज आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर इनको मिटाते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम आपको क्या बताया कि सबसे पहला पॉइंट में कि ट्यूबरक्लोसिस जो है ये टीबी जो है क्षय रोग है, क्षय रोग एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली संक्रामक है। ध्यान दीजिए, बोले क्या कि ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग है।
ठीक है, ये बैक्टीरिया के द्वारा, ये बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को कुछ नाम होगा, तो वही हो गया कॉजल ऑर्गेनिज्म। मतलब बीमारी जो उत्पन्न, इसका जो कारक है वो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, यही हो गया कॉजल, और यही हो गया उनका कारक कि किनके कारण ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो उन्हीं का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलिए ध्यान दीजिए, वो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो जिसको पैथोजन बोलते हैं, मतलब बीमारी उत्पन्न करने वाला, ध्यान दीजिए पैथोजन, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है, इनका ट्यूबरकुलोसिस जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, उसी बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं, बोले आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस वो किस बैक्टीरिया के, किसके द्वारा होता है, तो हम आपको सबसे पहला पॉइंट बता चुके हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग जो है, यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली संक्रामक रोग है। पहला पॉइंट बता दिए। दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि अगर ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उस बैक्टीरिया को कुछ नाम होगा ना, मतलब उनका जो कारक है उसका कुछ नाम होगा, तो उसी को बोलते हैं कॉजल ऑर्गेनिक। कॉजल ऑर्गेनिक मतलब बीमारी उत्पन्न करने वाले जीव है ना, उसी को कॉजल ऑर्गेनिक कहते हैं, और उसी का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है इसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यही बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरकुलोसिस नाम का बीमारी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो बोले आपको पूछा जाएगा ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कौन से बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं, तो उसी का नाम है माइकोबैक्टीरियम। मेरे साथ रिपीट कीजिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक बार फिर से बोले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो आपको हम बता दिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, यही जो है टीबी जो है, यानी क्षय रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब जो आपको हम बता रहे हैं उस चीज को आप ढंग से समझिएगा। आप लोग ने मानव का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आप लोग जान रहे हैं, मतलब मानव श्वसन तंत्र का बात कर रहे हैं। हम जरा ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, आप लोगों को दिखता होगा, आप गौर से कीजिएगा। देखिए ये हो गया ट्रेकिया, श्वसन नली, देखिए ये जो हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं ये श्वसन नली का है, ठीक है। इसमें भी रहेगा, इस तरह इसमें बना हुआ रहता है, इसमें बना हुआ रहता है, बहुत सारे इसमें जाल बना हुआ रहता है। आपको दिखा दिया, ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिख रहा है दो फेफड़ा हो गए, ये हो गया लंग्स, ये दोनों क्या, और ये जो आपको गोल गोल जो दिख रहा है इसी का नाम है एल्वोली, जिसको आप बोलते हैं कूपिका, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और ये हो गया ट्रेकिया, इसी को कहा जाता है श्वास नली। चलिए, और ये फिर हमारे माउथ में आके जुड़ता है, फिर उसे नसाली जो नाक है इनके द्वारा से जुड़ा हुआ रहता है ये पार्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये हमारे श्वसन नली के अलावे जो है लसिका ग्रंथि हो गया, उनमें प्रवेश भी करता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे पहला इनका जो इफेक्ट करने का जगह जो है वो हमारे ट्रेकिया है, लंग्स है, इसमें सबसे पहले वो आके प्रवेश करता है और फिर यहाँ पर आके वो खतरा उत्पन्न करता है। कैसे खतरा उत्पन्न करता है वो हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा।
हम यहाँ पर बात किए थे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ध्यान दीजिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक टॉक्सिन का निर्माण करता है। टॉक्सिन का मतलब विष, जिसको आप जहर बोल सकते हैं, ठीक है, एक पॉइजन बोल सकते हैं। हम बोले कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है एक जहर का निर्माण करता है, मतलब एक टॉक्सिन का निर्माण करता है। उसी टॉक्सिन का नाम है, एक टॉक्सिन जिसको आप विष बोल सकते हैं, एक विष का निर्माण करता है, उसी का नाम है ट्यूबरकुलिन। ध्यान दीजिएगा, उसी टॉक्सिन का नाम है ट्यूबरकुलिन। ध्यान दीजिए, आप यहां पर जो बात कर रहे हैं, बोले क्या कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वह एक टॉक्सिन का निर्माण करता है, एक विष का निर्माण करता है, एक जहर का निर्माण करता है। और वह जहर जो है क्या करता है कि शरीर के अंग में, ऊतक में पहुंचकर उनको क्षतिग्रस्त कर देता है, उसको सड़ा देता है, नष्ट कर देता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जरा ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। बोले क्या कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक टॉक्सिन का निर्माण करता है। टॉक्सिन मतलब जहर हो गया, विष हो गया। उस टॉक्सिन का निर्माण, उसी टॉक्सिन का नाम है ट्यूबरकुलिन। उसी टॉक्सिन का नाम है ट्यूबरकुलिन। और ये ट्यूबरकुलिन शरीर में जो पहुंचकर, कहां पर, फेफड़ा में पहुंचकर जो है इनके ऊतक में पहुंचकर इनको नष्ट कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। यहाँ पर क्या करता है, इसको नष्ट कर देगा। जब यहाँ पर नष्ट कर देगा तो यहाँ पर छोटा छोटा छिद्र दिखाई देने लगेगा, छोटा छोटा फेफड़ा में छिद्र दिखाई देने लगेगा। फेफड़ा में यहाँ पे श्वास नली, इसमें छोटा छोटा छिद्र दिखने लगेगा। जब इसमें छोटा छोटा छिद्र दिखने लगेगा तो जब हम लोग श्वास लेते हैं, जब श्वास लेते हैं तो हमारा जो फेफड़ा वो फूलता है ना, फिर सिकुड़ता, खुलता सिकुड़ता है। तो उससे क्या होगा कि इनसे जब उनमें थोड़ा पंपिंग होगा तो उससे क्या होगा, इस छेद से जो है ब्लड निकलने लगेगा। छेद से क्या होगा, ब्लड निकलने लगेगा। और जब आप क्या करेंगे, जब आप खांसेंगे तो आपके मुंह से भी जो है रक्त निकलेगा, नाक से भी ब्लड निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस तरह से उसमें घातक मौत होती है। तो आपको हम बताएं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है एक ट्यूबरकुलिन नाम का टॉक्सिन का निर्माण करती है। ये टॉक्सिन हमारे अंग में, जैसे फेफड़ा हो गया, फेफड़ा में पहुंचकर उनके ऊतक को क्षतिग्रस्त कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है, चलिए नष्ट, यहाँ पर नष्ट कर देती है। तो नष्ट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जब बहुत सारे छोटा छोटा छिद्र हो जाता है, छिद्र होने के बाद जब हम लोग श्वास लेते हैं, जब खांसते हैं तो वो ब्लड हमारे मुंह के द्वारा बाहर आती है। ठीक है, चलिए आपको हम ये बता दें यहाँ पर क्लियर। अब जो हम आपको बता रहे हैं उनको आप समझते चले जाइए। ये बीमारी से आदमी का इसी तरह से मौत हो जाती है, जब छेद हो जाने के बाद जो है उनकी मौत, क्योंकि इनका उस टाइम में, पहले के टाइम में दवाई इनका नहीं निकला था, इनका जो टीका भी नहीं बना था, दवाई भी अब तैयार हो गया है। तो इस वजह से पहले के टाइम में जब इस तरह का मौत होता था तो आदमी की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अब इनका दवाई आ गया, लेकिन अब इनकी मृत्यु नहीं होती है। तो सब डरने का कोई बात नहीं है, ये पहले खतरा था, अब खतरा ये नहीं है। चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट में हम आपको बता दिए कि ट्यूबरक्लोसिस जो है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट में आपको बोले कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रमण का पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में बोले कि ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा, तो उस बैक्टीरिया का नाम, तो उसी बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किसके द्वारा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ठीक है, हम आपको बोले अगला पॉइंट में कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टॉक्सिन निकलती है, एक जहर निकलती है, जो अंग में पहुंचकर, जैसे फेफड़ा में पहुंचकर उनके ऊतक को नष्ट कर देती है और छोटे छोटे उसमें छेद कर देती है। जिससे हम लोग श्वास जब लेते हैं, जब हम लोग खांसते हैं तो वह उससे ब्लड निकलकर हमारे मुंह से होते हुए बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आपको क्या बोले कि इस बीमारी से, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से जो है हमारे शरीर का जो कौन सा अंग प्रभावित होती है। ध्यान दीजिए, कौन सा अंग संक्रमित होती है। आपको बता दें कि इससे जो है मुख्य रूप से जो है सबसे पहले फेफड़ा संक्रमित होती है, दूसरा ट्रेकिया, श्वास नली, और तीसरा लसिका ग्रंथि। लसिका ग्रंथि इसी को बोलते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, ये भी लसिका ग्रंथि है ना, ये भी हमारा क्या होता है, वो संक्रमित होता है। लसिका ग्रंथि सब जिसे क्या होता है, वो फूल जाता पूरा, है ना। तो लसिका ग्रंथि जो है भी इनसे संक्रमित होती है। चलिए ठीक है,
तो हम आपको जो है पूरी तरह से ट्यूबरकुलोसिस का जो क्या है वो सारा चीज आपको हम बता दिए। अब आगे चलते हैं इनका सिम्टम कि इनका क्या क्या लक्षण है, उनके बाद फिर इनका क्या क्या ट्रांसमिशन है, कैसे फैलता है, उनके बाद इनका प्रिवेंशन कैसे इसे बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसका, सिम्टम का। अब हम बात कर रहे हैं इनका लक्षण। चलिए ध्यान दीजिएगा इनका लक्षण क्या क्या, वो चीज आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है लगातार फीवर कराना, लगातार बुखार कराना। सबसे पहला पॉइंट क्या बोले कि लगातार इस बीमारी से जो उसको बीमारी हो जाएगा ना, तो उनका जो ये बीमारी जिनको हो जाएगा तो उनमें जो लक्षण जो दिखाई देगा वो लक्षण, सबसे पहला क्या बोले लगातार फीवर कराना, बुखार कराना। दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि छाती में दर्द कराना। छाती में जब वो अपना ट्यूबरकुलिन नाम का जो विष छोड़ता है तो उसमें दर्द होना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर उनमें घाव भी बनना शुरू होता है तो दर्द होना शुरू होता है। वही बोले कि दूसरा छाती में दर्द का होना, छाती में दर्द का होना। तीसरा पॉइंट क्या बोले, खांसी के दरमियान बलगम के साथ खून का निकलना, ब्लड का निकलना। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या बोले, भूख नहीं लगना, भूख बिल्कुल खत्म हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगना। ठीक है, अगला पॉइंट आप सोचिए जब भूख नहीं लगेगा तो आप खाना नहीं खाएंगे, शरीर का वजन कम होगा। तो अगला पॉइंट में क्या बोले, शरीर का वजन का कम होना। अगला पॉइंट क्या बोले, शरीर का वजन का कम होना। ठीक है, अगला पॉइंट बोले थकावट के साथ कमजोरी महसूस होना। थकावट के साथ क्या होगा, आपको कमजोरी महसूस होगा। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या बोले, रात के समय में क्या बोले, रात के समय सोते समय जो है आपके शरीर में पसीना निकलना है ना। रात के समय जब आप सोएंगे तो उस टाइम में क्या होगा, आपके शरीर से पसीना निकलेगा। ठीक है, ये इनका जो है लक्षण है। ठीक है, आपको बोल दिए, एक बार हम फिर से बोल दे, रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला अपन बोले कि लगातार बुखार का रहना। दूसरा अपन बोले कि छाती में दर्द का होना। अगला अपन में लगातार खांसी होना। क्या बोले, अगला अपन लगातार खांसी होना। अगला अपन बोले खांसी के दरमियान मुंह से बलगम के साथ खून का निकलना। अगला अपन में क्या बोले, भूख नहीं लगना। अगला अपन में क्या बोले, भूख नहीं लगना। अगला अपन भूख नहीं लगना। अगला अपन में बोलेंगे शरीर का वजन का कम हो जाना। अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे कि रात के समय में शरीर से पसीना का निकलना। ठीक है, तो ये इनका जो है लक्षण है, समझे ना। इसके अलावा आपको बताए कि थकावट के साथ कमजोरी महसूस होना है ना, थकावट के साथ क्या होगा, कमजोरी भी महसूस होंगे। चलिए, तो हम आपको इनका सिम्टम भी आपको हम बता दिए। ठीक है, आप लोगों को हम नोट्स पहले ही सेंड कर दिए हैं, उनसे आप लगातार पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल बताते चले जाते हैं, वो आप सुनते चले जाइए, क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको जो यहाँ पर जो है सिम्टम आपका क्लियर कर दिए। तो अब जो अब आपका चलेगा वो ट्रांसमिशन। इसी को कहा जाता है संचरण, इसी को कहा जाता है संचरण। तो आपको पूछा जाएगा कि इसका ट्रांसमिशन जो मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, क्योंकि यह संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज, तो कैसे फैलता है ना। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, इनको आप ध्यान से इनको समझिएगा क्या बोल रहे हैं। बोले क्या कि ट्यूबरकुलोसिस जो है, ट्यूबरकुलोसिस का जो संक्रमण होता है जब कोई व्यक्ति, इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जब खांसी लेते हैं, खांसते हैं, जब ये छींकते हैं तो उनके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं, जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उनके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं उनके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं, वो ड्रॉपलेट्स जब बाहर निकलते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स क्या होता है कि वायु के माध्यम से होते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाता है ना। कि उनके दरमियान, उनके आसपास जो भी आदमी है तो उनके अगर शरीर में अगर पड़ गए उनका जो ड्रॉपलेट, तो उससे क्या हो जाएगा, उनको भी संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट में क्या बोले क्या कि खांसी के दौरान, क्या बोले, खांसी के दौरान मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स से इसका संचरण होता है, पहला। दूसरा पॉइंट, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के संपर्क में रहने से, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के आसपास में संपर्क में रहने से भी बीमारी फैलती है। अगला, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के जहां तहां थूकने से, अरे मान लीजिए कहीं पर थूक दिया, वहां पर मक्खी बैठा, फिर वो मक्खी आसपास के जो घर है वहां पर आए, उनके भोजन पे भी आके बैठ गए, समझ में आ रहा है ना। वही बोले कि
कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी के जहां तहां थूकने से। अगला पॉइंट बोले क्या, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के कपड़े, बर्तन, कीबोर्ड मतलब कंप्यूटर के, माउस, मोबाइल का उपयोग करने से। वही बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी के कपड़े, बर्तन, कीबोर्ड है ना, उसके दरवाजे का हैंडल खोलने से जो है इनका संक्रमण होता है, मतलब इससे फैलता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है, इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनके कांटेक्ट मतलब उनके संपर्क में रहने से। ठीक है। आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं संजय का। सबसे पहला पॉइंट में आपको बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी के खांसी के दौरान निकलने वाले ड्रॉपलेट से। दूसरा पॉइंट में बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी के संपर्क में रहने से। अगला पॉइंट बोले इस बीमारी से ग्रसित आदमी के कपड़े, बर्तन, बिस्तर, कीबोर्ड, मोबाइल का उपयोग करने से। ठीक है। चलिए, इनका जो ट्रांसमिशन था वो भी हम आपको बता दिए। अब इनका जो रोकथाम है वो हम आपको बता रहे हैं। इनका जो रोकथाम है वो आपका जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन। चलिए ध्यान दो। तो अब इनका जो रोकथाम है, प्रिवेंशन जो है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी को जहां तहां थूकने से रोकना चाहिए। उनको जहां तहां थूकने से क्या करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, वहां पर जहां तहां उनको थूकना नहीं चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनके संपर्क में नहीं रहना है। बोले इस बीमारी से ग्रसित आदमी के संपर्क में नहीं रहना। अगला पॉइंट बोले इस बीमारी से ग्रसित आदमी को साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी को परिवार में से उनको एक अलग कमरा में जो है उनको रहने की व्यवस्था कर देना चाहिए, है ना। इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी होंगे उनको पूरा परिवार से उनको अलग करके एक अलग कमरा में उनको रहने का व्यवस्था कर देना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट बोले क्या कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी को पौष्टिक आहार का व्यवस्था करना चाहिए। इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी होगा उनको पौष्टिक आहार का व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो बिल्कुल तरह से उनको प्रभावित करती है, इसलिए इनको पौष्टिक आहार का बेहद जरूरत पड़ती है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है, इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनके कपड़े, बर्तन, कंप्यूटर के कीबोर्ड, माउस, मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उसको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट में क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है, बोले इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उसको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोले कि अगला पॉइंट बोले आपको कि प्रारंभिक अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, बोले प्रारंभिक अवस्था में शिशु को, बोले प्रारंभिक अवस्था में शिशु को जो है बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। बीसीजी हम आप लोगों को पहले ही बीसीजी के बारे में पूरा चीज आपको बता चुके हैं, है ना। बीसीजी के बारे में पहले ही आपको पूरा इनके बारे में क्लीन कर दिया है ना। बेसिक कैलमेट ग्यूरिन, है ना, आपको पहले बताया। तो वही बोले कि जब शिशु छोटा जब जन्म होते हैं तो उनके प्रारंभिक अवस्था में बीसीजी का टीका लगवा देना चाहिए। ठीक है। हम इनका प्रिवेंशन भी आपको हम बता दिए, है ना, इसका प्रिवेंशन भी आपको हम क्लियर कर दिए। चलिए, तो आपका आज का जो ट्यूबरकुलोसिस था ये आपका क्लियर हो गया है। अब जो आप लोगों का जो अगला बीमारी अगला बीमारी हम पढ़ेंगे तो आपका ट्यूबरकुलोसिस आज आपका क्लियर हो गया। ठीक है। धन्यवाद।